स्वागत है। अच्छा, जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, शायद दाल बाटी चूरमा। बिल्कुल। लेकिन आज हम जमीन के ऊपर की खूबसूरती की नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपे एक ऐसे खजाने की बात करेंगे जिसकी वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और अजायब घर शब्द यहाँ मतलब बहुत सटीक बैठता है। जब मैंने इन स्रोतों को देखना शुरू किया तो एक आंकड़े ने मुझे चौंका दिया। क्या? यहाँ 81 अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। ये किसी एक राज्य के लिए असाधारण विविधता है। 81! ये तो वाकई कमाल है। तो आज हमारे इस पड़ताल का मिशन यही पहेली सुलझाना है। हाँ। एक ऐसा राज्य जिसे हम अक्सर पानी की कमी और रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वो खनिजों का इतना बड़ा बादशाह कैसे है? हम ये समझेंगे कि ये खजाना कहाँ छिपा है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है और भारत के खनिज नक्शे पर राजस्थान की असली हैसियत क्या है। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि 81 तरह के खनिज होने के बावजूद कुल भंडारण के मामले में राजस्थान कहाँ खड़ा है। और अगर भंडारण में वो नंबर 1 नहीं है तो फिर आय यानी कमाई के मामले में उसकी पहली रैंक का राज क्या है? चलिए इस भूगर्भीय जासूसी को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से ही शुरू करते हैं। पहला सुराग जो मेरे हाथ लगा है वो है खनिज विविधता। जैसा कि आपने बताया, 81 प्रकार के खनिजों के साथ राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है और इनमें से 57 का तो व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन भी हो रहा है। हाँ, लेकिन कहानी में यही एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा? देखिए, विविधता में तो हम नंबर 1 हैं, पर जब हम कुल खनिज भंडारण यानी स्टोरेज की बात करते हैं तो वहां राजस्थान दूसरे स्थान पर खिसक जाता है। एक मिनट, दूसरा स्थान? मुझे लगा विविधता में पहला है तो भंडारण में भी होगा। नहीं, पहला स्थान झारखंड का है। उसे छोटा नागपुर पठार की जो भूगर्भीय संरचना है उसका जबरदस्त फायदा मिलता है। ये तो बहुत ही रोचक विरोधाभास है। मतलब हमारे पास दुकानें तो सबसे ज्यादा तरह के सामान की है, लेकिन गोदाम में कुल माल झारखंड के पास ज्यादा है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर उत्पादन मूल्य को देखें तो एक स्रोत के मुताबिक राजस्थान वहां भी दूसरे स्थान पर ही है और देश के कुल उत्पादन का लगभग 22% हिस्सा देता है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का आहा मोमेंट आता है। वो राज खुलता है जिसकी हम बात कर रहे थे। बताइए। उत्पादन में दूसरा स्थान होने पर भी जब बात खनिज आय यानी इनकम की आती है तो राजस्थान पहले स्थान पर है। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम मात्रा में कम उत्पादन कर रहे हैं पर कमाई सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि राजस्थान जिन चीजों को निकाल रहा है उनकी कीमत मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका असली कारण है यहाँ मिलने वाले कीमती अधात्विक खनिज। जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट। खनिजों के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और तेल और गैस ने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। ओह! तो ये मात्रा बनाम गुणवत्ता का एक आप कह सकते हैं क्लासिक उदाहरण है। और यही राजस्थान की आर्थिक ताकत का असली राज छिपा है। समझ गई। तो झारखंड शायद ज्यादा टन कोयला और लोहा निकालता होगा, लेकिन राजस्थान का एक बैरल तेल या एक कीमती पत्थर उस मात्रा की भरपाई करके कमाई में आगे निकल जाता है। एकदम सही। कमाल है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या मिल रहा है, तो अगला सवाल ये है कि ये सब मिलता कहाँ से है? इसका भूगर्भीय पता क्या है? हमारे स्रोतों ने इसे एक बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। इसे ऐसे समझिए कि राजस्थान का पूरा खनिज भंडार 3 तरह की चट्टानी तिजोरियों में बंद है। 3 तिजोरियां, ठीक है। पहली है अवसादी चट्टानें, दूसरी धारवाड़ चट्टानें और तीसरी विंध्यन चट्टानें। और हर तिजोरी में एक खास तरह का खजाना है। ठीक है, तो एक एक करके इन तिजोरियों को खोलते हैं। पहली तिजोरी अवसादी चट्टानें। मेरे नोट्स के मुताबिक ये पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में है। जैसलमेर, बाड़मेर, वही इलाके है ना? बिल्कुल। और इस तिजोरी में बंद है ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। करोड़ों साल पहले यहाँ टेथिस सागर लहराता था। जब वो सागर सूखा तो उसके जीव जंतु और वनस्पतियां जमीन के नीचे दबकर इन ऊर्जा खनिजों में बदल गईं। अच्छा। इसलिए जब हम रेगिस्तान की रेत देखते हैं तो असल में हम एक सूखे हुए प्राचीन समंदर के ऊपर खड़े होते हैं जिसके नीचे आज तेल और गैस का भंडार है। ये तो अद्भुत है। और हमारे स्रोतों में एक एग्जाम अलर्ट भी दिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान की इन्हीं अवसादी चट्टानों में भारत के कुछ सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार मिले हैं। हाँ, और इसी खोज ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को भारत के ऊर्जा नक्शे पर हमेशा के लिए बदल दिया है।
ये अब सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान हमें ऊर्जा दे रहा है, लेकिन वो असली खजाना जो धातुओं का है, वो कहाँ छिपा है? मुझे लगता है इसका जवाब हमारी दूसरी तिजोरी में है, धारवाड़ चट्टानें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धारवाड़ चट्टानें अरावली पर्वतमाला की गोद में मिलती हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन चट्टानों में से हैं और आर्थिक रूप से सबसे कीमती भी। मतलब खनिज भंडार गृह यही है? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, जितनी भी कीमती धातुएं हैं, उनका असली पता यही धारवाड़ चट्टानें हैं। और फिर आती है हमारी तीसरी और आखिरी तिजोरी, विंध्यन चट्टानें। ये हाड़ौती पठार यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ का इलाका। सही। और इस तिजोरी में है भवन निर्माण के पत्थर। अच्छा। दुनिया भर में मशहूर मकराना का संगमरमर, कोटा स्टोन और वो लाल बलुआ पत्थर जिससे दिल्ली का लाल किला और राष्ट्रपति भवन बना है, वो सब यहीं से आता है? वो सब इसी विंध्यन चट्टानों की देन है। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये एक अविश्वसनीय भूगर्भीय कहानी है। पश्चिम में रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं, ऊर्जा का समंदर है। बीच में अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, धातुओं का खजाना है। और दक्षिण पूर्व में पठार सिर्फ जमीन नहीं बल्कि हमारे घरों की नींव है। एकदम सही। ये तस्वीर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की बुनियाद को समझने में मदद करती है। अब जब हमने नक्शा समझ लिया है और तिजोरियों का पता लगा लिया है, तो चलिए अब इन खजानों को और करीब से देखते हैं। हमारे स्रोत खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। हाँ, और धात्विक में भी 2 उपश्रेणियां हैं। एक है लौह, जिसमें लोहा और मैंगनीज आते हैं, और दूसरी है अलौह, जिसमें सोना, तांबा, सीसा, जस्ता शामिल हैं। अच्छा। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प जोड़ी आती है सीसा और जस्ता की। इन्हें जुड़वा खनिज यानी ट्विन मिनरल्स भी कहा जाता है। जुड़वा खनिज, ये दिलचस्प है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये साथ मिलते हैं? मुख्य कारण यही है। प्रकृति में ये अक्सर एक ही अयस्क में पाए जाते हैं, जिसे गैलेना कहते हैं। उसमें ये दोनों धातुएं एक साथ मिली होती हैं, तो जब खदान होती है तो दोनों एक साथ ही निकलते हैं। समझ गए। चलिए अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों पर ध्यान देते हैं। शुरुआत करते हैं तांबे से, जिसे हमारे स्रोतों में विद्युत की नसें कहा गया है। क्या शानदार उपमा है। और ये बहुत सटीक भी है। आज हमारे चारों ओर जो भी बिजली का जाल बिछा है, वो तांबे के बिना अधूरा है। बिजली के तार से लेकर हमारे फोन और गाड़ियों के पुर्जों तक हर जगह तांबा मौजूद है। और राजस्थान में इसका सबसे बड़ा केंद्र झुंझुनू का खेतरी सिंघाना क्षेत्र है ना, जिसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। बिल्कुल, ताम्र नगरी। मैंने कहीं पढ़ा था कि खेतरी का संबंध तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ से मिले सबूत बताते हैं कि हड़प्पा के लोग भी यहीं से तांबा ले जाते थे। ये भारत में तांबे के खनन का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और खेतड़ी के अलावा अलवर का खो दरिबा भी एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तांबे के बाद आते हैं लौह अयस्क पर, जिसे उद्योग की रीढ़ कहा गया है। इसके बिना तो किसी भी देश के औद्योगिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही कहा। और राजस्थान में अच्छी किस्म का, मतलब मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, दोनों तरह का लौह अयस्क मिलता है। सबसे प्रसिद्ध खान जयपुर में मुरीजा बानोला क्षेत्र है। ये बात सुनकर तो मेरा जयपुर को देखने का नजरिया ही बदल गया। हम जब भी जयपुर के बारे में सोचते हैं तो हवा महल और आमेर के किले की बात करते हैं, लेकिन जमीन के नीचे मुरीजा बानोला में उद्योग की रीढ़ निकाली जा रही है। यही तो राजस्थान की खासियत है। यहाँ इतिहास, संस्कृति और उद्योग एक साथ चलते हैं। जयपुर के अलावा दौसा में नीमला रायसेला और उदयपुर में नाथरा की पाल और थूर हुंडेर भी लौह अयस्क के बड़े केंद्र हैं। और अब बात करते हैं उन जुड़वा खनिजों की जिनकी हमने अभी चर्चा की, सीसा, जस्ता और चांदी। स्रोत बताते हैं कि इनके उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। हाँ, इस मामले में तो राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। भीलवाड़ा का रामपुरा आगूचा ये दुनिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खानों में से एक है। हाँ वाकई। हाँ, इसी तरह राजसमंद का राजपुरा दरीबा और उदयपुर की जावरमाला खाने भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जावर की खानों का तो इतिहास भी बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पुराना। आप सोचिए, जब 14वीं-15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा लाखा यहाँ से चांदी निकलवा रहे थे, उस वक्त यूरोप में अभी पुनर्जागरण की ठीक से शुरुआत ही हो रही थी।
ये खदानें सिर्फ भूगोल नहीं, जीता जागता इतिहास हैं। ये जानना तो बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए इनके उपयोग पर भी थोड़ी बात करते हैं। सीसा यानी लेड का इस्तेमाल कहाँ होता है? सीसा काफी भारी धातु है, तो इसका पारंपरिक उपयोग बुलेट्स और बैटरी के ड्राई सेल्स बनाने में होता है। और जस्ता या जिंक का? हम स्कूल में पढ़ते थे कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं ताकि जंग न लगे। क्या आज भी इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल यही है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अच्छा। सोचिए हमारे चारों ओर कितना लोहा है। गाड़ियां, पुल, इमारतें, रेलवे लाइनें, उन सबको जंग से बचाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। तो ये छोटा सा यशद लेपन असल में अरबों खरबों का उद्योग है। सही बात है। इसके बिना हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही सालों में कबाड़ बन जाएगा। और चांदी, इसके बारे में तो हम जानते हैं, आभूषण, सिक्के। लेकिन एक दिलचस्प बात जो हमारे नोट्स में है वो ये कि चांदी अक्सर सीसा जस्ता की खदानों से एक उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। हाँ, तो मतलब खदान मुख्य रूप से सीसा जस्ता की होती है और चांदी एक कीमती बोनस के तौर पर साथ में मिल जाती है। बिल्कुल। ये सोने पे सुहागा जैसा है। आप निकाल तो सीसा जस्ता रहे हैं, लेकिन साथ में आपको दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक चांदी भी मिल जाती है। और आजकल तो चांदी का उपयोग आभूषणों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल बनाने में हो रहा है, जिससे इसकी मांग और भी बढ़ गई है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमारी भूगर्भीय जासूसी के नतीजे क्या हैं? नतीजा ये है कि राजस्थान सचमुच खनिजों का एक अजायब घर है, और इसकी वजह है यहाँ की अनोखी भूगर्भीय बनावट। हाँ, हमने पहेली सुलझा ली है। पश्चिम की अवसादी चट्टानें ऊर्जा देती हैं, मध्य की धारवाड़ चट्टानें धातुएं देती हैं और दक्षिण पूर्व की विंध्यन चट्टानें हमारे घर बनाने के लिए पत्थर देती हैं। बिल्कुल। खेतड़ी की तांबे की कहानी, जावर की चांदी का इतिहास और मोरीजा का लोहा, ये सब मिलकर राजस्थान की आर्थिक कहानी लिखते हैं। और ये जानकारी सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी इशारा किया गया है, आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम और जगहें रटना नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को समझना है जो राज्य को चला रही है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हमने ये स्थापित किया कि राजस्थान की आय का सबसे बड़ा स्रोत उसके अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, खासकर पेट्रोलियम है। ये उसकी आज की ताकत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो सोचने वाली बात ये है कि भविष्य में जब पूरी दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, तब राजस्थान क्या करेगा? ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक सवाल है। अपनी इस भूगर्भीय संपदा का वो किस तरह से उपयोग करेगा? क्या ये अपनी आर्थिक पहचान को सिर्फ पत्थरों और पेट्रोलियम से आगे ले जाकर किसी नई दिशा में विकसित करेगा? शायद उन दुर्लभ खनिजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनका उपयोग नई तकनीकों में होता है, जैसे लिथियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।